अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसिडर करें एक सी में जो है वो एक बोट जो है वो सफ़र कर रही है और जाहिर सी बात है हम मूव कर रहे होते हैं उस बोट को। अगर मैं मोशन को रोकना चाहूँ तो मैं इजीली जो है वो बोट के मोशन को चेंज कर सकता हूँ और वो फिर ट्रैवल कर सकती है पानी की डायरेक्शन में, या वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। बोट की जो मोशन की डायरेक्शन थी उसको चेंज करना आसान था, या स्टेट को चेंज करना आसान होता है। रुकी हुई बोट को चलाना आसान है, चप्पू घुमाएंगे इजीली चल जाएगी, और अगर हम उसको रोकना चाहेंगे तो हम उसको रोक भी आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर एक शिप मौजूद हो, और जाहिर सी बात है शिप का मास एज कम्पेयर टू बोट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं ब्रेक्स अप्लाई भी कर दूं शिप पे, इंजन ऑफ भी कर दूं, तब भी शिप का रुकना बहुत मुश्किल है, वो अपनी स्टेट को काफ़ी देर तक कंटिन्यू करती है। तो ऐसी कौन सी खास बात थी शिप में कि उसने अपनी स्टेट को ज़्यादा कंटिन्यू करा? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसके ज़रिए जो बॉडी होती है अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट जो होती है, चाहे वो रेस्ट की हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की हो, इन ए स्ट्रेट लाइन, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। कहने का मतलब ये है कि जिन बॉडीज़ में ये खुसूसियत ज़्यादा होती है वो अपनी स्टेट को ज़्यादा कंटिन्यू करने की कोशिश करती हैं, जबकि जिनमें इनर्शिया की खुसूसियत कम होती है वो अपनी स्टेट को बड़ी आसानी से बदल लेती हैं। और ये कब करती हैं? जब उस स्टेट को चेंज करने के लिए उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई पानी की हो गई थी, जो हमने जो है वो बोर्ड को मूव कराना बंद कर दिया था, या शिप में जो है वो ब्रेक्स वगैरह अप्लाई किए गए, या इंजन्स को ऑफ किया गया। तो जो पानी की फोर्स थी वो एक एक्सटर्नल फोर्स थी जो कि स्टेट को चेंज करने की कोशिश करती है। इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पर। मोर द मास मोर द इनर्शिया। जितना मास ज़्यादा होता है बॉडी का उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होता है। शिप के मामले में क्योंकि मास ज़्यादा था, स्पीड आमतौर पे मैंने दोनों की सेम ही कंसिडर करी, लेकिन फिर भी आप देखें कि शिप को रोकना मुश्किल था। शिप की जो मोशन है उसको चेंज करना डिफ़िकल्ट था, डायरेक्शन को चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बोट। बोट का मास कम था तो इनर्शिया कम था और ईजिली हम उसे रोक पाए, उसकी डायरेक्शन को या उसकी स्टेट को ईजिली चेंज कर पाए। अब अगर आप कंसिडर करें किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को, अभी तक जो दोनों मिसालें थी वो तो स्ट्रेट लाइन वाली थी, लेकिन एक फ़ैन को अगर चलते चलते हम ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, हम उसका स्विच ऑफ कर देते हैं, तो जो हवा की एक्सटर्नल फोर्स है वो भी उसको रोकने की कोशिश करती है। अच्छा, जो पंखा जितना ज़्यादा भारी होता है, जितना ज़्यादा बड़ा होता है, वो उतना ही टाइम लेता है अपनी स्टेट को चेंज करने में। और इसी तरीके से अगर रुके हुए पंखे को चलाया जाता है तो वो भी एक पर्टिकुलर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। छोटा पंखा जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जो बड़ा पंखा होगा, भारी पंखा होगा, वो थोड़ी देर लेगा। दूसरी मिसाल आप स्पिनर की कंसिडर कर सकते हैं कि अगर एक स्पिनर है तो स्पिनर की शेप को आप नोट कीजिए कि जब स्पिनर को घुमाया जाता है तो अपनी स्टेट को ईज़िली जो है वो चेंज कर लेता है, रुकना भी आसान होता है और वो देर तक जो है वो चलता रहता है। अपनी स्टेट के कंटिन्यू करने की, अपनी रोटेशन वाली स्टेट को कंटिन्यू करने की जो सलाहियत है, उस सलाहियत को कहा जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। या इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को एक दूसरा भी नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। शुरुआत करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन को समझने से। ये वो क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है बाय बॉडी रेजिस्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। याद रखिए, जब हम शिप को रोकने की कोशिश कर रहे थे या बोट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, या फॉर एग्जांपल चलाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराते हैं। रुकी हुई चीज़ का चलना पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया, या स्पीड का बढ़ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। चलती हुई चीज़ का रुकना या स्पीड का कम होना नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, डीसेलरेशन हो गया। ठीक है ना, वहाँ पे भी ऐसी मामला था कि जो इनर्शिया था वो एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है, स्टेट को चेंज होने से रोकता है। और यहाँ पे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सेलरेशन को रोकता है? एंगुलर एक्सेलरेशन को, यानी कि जो रोटेशन की स्पीड है उसके बढ़ने की मुखालफत करता है या उसके कम होने की मुखालफत करता है, जो कि एक्चुअली किस चीज़ का प्रोडक्ट है? विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एवरी पार्टिकल। जितने ही पार्टिकल्स उस बॉडी के अंदर हैं उनके जो भी मासेज हैं उनका सम किया जाएगा, और किसके साथ? विद इट्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, किस किस का प्रोडक्ट लेना है? हर पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट लेना है
उसके डिस्टेंस का, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से होता है, उसके स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट लेना है और जितने भी पार्टिकल्स हैं फिर सबके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका सम हासिल किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना मुश्किल है, मैं अभी आगे और इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अभी आपकी नज़रों से डेफिनेशन लाजमी गुजरे। ये वो क्वांटिटी है जो डिसाइड करती है अमाउंट ऑफ टॉर्क नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक एंगुलर एक्सेलरेशन इन रोटेशनल एक्सिस। जिन चीज़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, इसका मतलब उनमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ टॉर्क दरकार होता है किसी एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे एक दरवाज़ा जो वज़नी होता है उसको रोटेट कराने के लिए हमें ज़्यादा टॉर्क दरकार होता है। ठीक है, जो इस बात को जाहिर करता है कि इसका मतलब उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। क्यों, वो भी फॉर्मूले के ज़रिए हम समझ लेंगे, लेकिन याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के प्रोडक्ट, और वो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब के प्रोडक्ट्स का सम करते हैं। और यही वो प्रॉपर्टी है रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि डिसाइड करती है कि कितना टॉर्क दरकार है, कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट है एक स्पेसिफिक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम मैंने आपको बताया रोटेशनल इनर्शिया भी होता है, या उसे एंगुलर मास भी कहते हैं। एंगुलर मास की एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 4 में हमने कई सारी चीज़ों का एंगुलर सीखा। आप लोगों ने जब काइनेमेटिक्स पढ़ा तो आपने पढ़ा वेलोसिटी, लेकिन जब आप आए रोटेशनल मोशन में तो आपने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वहाँ पर आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब एंगुलर मोशन पढ़ने की बारी आई तो आपने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन से एंगुलर एक्सेलरेशन बन गया। ठीक है, लीनियर फोर्स से एंगुलर फोर्स यानी कि टॉर्क बन गया। बिल्कुल उसी तरीके से जो काम मास का होता है लीनियर मोशन में, वही काम होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में। इस वजह से ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको एंगुलर मास भी कहते हैं। मेरा ये जुमला याद रखना, जो काम मास का होता है लीनियर मोशन में, वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में। फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से शो करते हैं और ये बराबर होता है m इंटू आर स्क्वायर के। ठीक है ना, m क्या चीज़ है, m उस पार्टिकल का मास है और r है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल ये चीज़ इस तरीके से रोटेट कर रही है ना, इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया जिसके अराउंड ये बॉडी रोटेट करेगी। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जो भी पार्टिकल का मास है उस पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई करते हैं इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर फॉर्मूले के मुताबिक मैं r से शो कर दूँ तो डिस्टेंस और r एक ही बात है, ये इधर मैंने लिख भी दिया, वो बराबर होता है इस पार्टिकल का अगर आपको मालूम करना है तो वो आ जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। मास को उसी के जो डिस्टेंस है एक्सिस से उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अगर मिसाल के तौर पे पार्टिकल्स एक से ज़्यादा हैं, लेट से ये पहला पार्टिकल हो गया पार्टिकल 1, ये हो गया पार्टिकल 2, ये हो गया पार्टिकल 3, तो हम क्या बोलेंगे, लेट से इसका डिस्टेंस हो गया एक्सिस से r1, इसका डिस्टेंस हो गया एक्सिस से r2 और इसका डिस्टेंस हो गया r3। तो तरीक़ेकार क्या होता है, तरीक़ेकार ये होता है कि हम लिखते हैं इन सब का सम। अगर आपको टोटल रोटेशनल इनर्शिया चाहिए तो आप तीनों पार्टिकल का अलग अलग रोटेशनल इनर्शिया मालूम करें, I1, I2, I3, और क्या होगा, इसको लिखने का ये भी तरीक़ेकार हो सकता है कि जितने भी रोटेशनल इनर्शिया हैं उनका सबमिशन निकालना है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना इसको। अच्छा जी, इसका क्या होगा, इसका आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर और प्लस m3 r3 का स्क्वायर। जो हम कह रहे थे ना सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो देख लो ये रोटेशनल इनर्शिया कब आया, जब हमने उन सारे प्रोडक्ट्स का क्या मालूम कर लिया, सम मालूम कर लिया। तो ये बात याद रखना, आमतौर पे इस तरीके से लिख देते हैं इसको कि सबमिशन ऑफ ऑल जो पार्टिकल हैं उनके मासेस को, जो उनका डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर से प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उसका सबमिशन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं फिर उनका सम करते हैं, हर एक पार्टिकल को देखना पड़ता है। जो डायमेंशनल फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो इस फार्मूले से आता है। अभी अभी हमने उसका फार्मूला देखा, रोटेशनल इनर्शिया का जो फार्मूला है वो बराबर होता है m r स्क्वायर के। ठीक है, m का डायमेंशन तो आपको पता है m के बराबर होती है और r डिस्टेंस को शो कर रहा है यानी कि l, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, और टाइम तो इधर है नहीं, तो या तो आप ऐसे लिखा करो
या तो अगर इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात की जाए कि आई का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो वो होता है m1 होता है, l के ऊपर आता है स्क्वायर, और t तो है नहीं, तो जो चीज़ नहीं होती उसके साथ ज़ीरो लिख देते हैं. सो दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs. फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ इनर्शिया समझाने के लिए छोटी सी एक वीडियो है, इसको देखिए. यहाँ पे दो बच्चियों को जो है वो दिए गए हैं रॉड्स हाथ में, और उसके कॉर्नर पे जो है ना कोई जूस के दो डब्बे लगा दिए. एक जो रॉड है उसमें जो जूस के डब्बे बिल्कुल कॉर्नर्स पर हैं, और दूसरी जो रॉड है अभी आपको नज़र आएगा क्लियर, वो जो है ना कॉर्नर्स की तरफ नहीं है बल्कि वो दरमियान में ही है रॉड के. अब किसका रोटेशनल ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा कि किसको घुमाना आसान है. जिसको आसानी से घुमाया जा सकता है इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और जिसको घुमाना मुश्किल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है. अब देखो, जो दूर दूर है उसको घुमाना मुश्किल हो रहा है, जो करीब है उसको घुमाना जो है वो आसान हो रहा है. सही है. अब अगर एक्सचेंज करके देख लेते हैं, अगर हम इसको एक्सचेंज भी कर ले तब भी आप देखिएगा बात सेम रहेगी. तब भी दोबारा से देखो अगर बात, तो जो दूर दूर पार्टिकल्स हैं उनको घुमाना मुश्किल है, जो पार्टिकल्स करीब हैं उनको घुमाना आसान है. यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ज़्यादा है. पार्टिकल जितने दूर दूर होते हैं, आर की वैल्यू अगर आप यहाँ से डिस्टेंस को मेजर कर लो, तो ये इस पार्टिकल का आर हो गया R1, अगर इसका पार्टिकल m है, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R2 हो गया, और इसका मास हो गया m2. जबकि अगर आप देखो तो इतने करीब करीब हैं, तो इसका r जो है वो ना होने के बराबर होगा. R1 और R2 बहुत कम कम है, और पार्टिकल के मासेस तो उतने ही उतने. इसका मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होता चला जाता है. ये बात याद रखिएगा. मास पे तो डिपेंड करता ही है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है. अब मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 पार्टिकल मास सिस्टम है ना, और इसके अंदर देखो कि आपको नज़र आ रहा है पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर है. लेट से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस l के बराबर है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड ये घूमेगा. पार्टिकल दूर दूर है, तो इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस हो गया वो हाफ ऑफ l हो गया, और इस पार्टिकल का डिस्टेंस भी हाफ ऑफ l हो गया. तो आपको पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आएगा सम ऑफ mr². का सम लेना पड़ेगा, यानी दोनों का सम लेना पड़ेगा. इस तरीके से लेना पड़ेगा. जो पहला वाला पार्टिकल है m1, इधर वाले को अगर m1 बोल दें, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो m1 पहले वाले का मास और उसी के डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का मास और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके टोटल रोटेशनल इनर्शिया आएगा. इसका रोटेशनल इनर्शिया निकाला जाए तो मास तो m के ही बराबर है, और जो डिस्टेंस है वो बराबर है हाफ ऑफ l के, तो हम इधर हाफ ऑफ l लिख देते हैं. इस वाले का मास भी m के ही बराबर है, और इसके डिस्टेंस को भी हाफ ऑफ l लिख देते हैं. इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा. ये बराबर आ जाएगा m, और साथ में आ जाएगा 1/4 l², और यहाँ पर m एज इट इज़ इधर भी आ जाएगा 1/4 और आ जाएगा l². अब प्लस है बीच में, ठीक है जी. अगर इनको ऐड कर लेते हैं क्योंकि दोनों के दोनों बराबर ही हैं, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, किस चीज़ का ट्वाइस हो गया, 1/4 अलग लिख दिया, m लिख दिया, और साथ में आ गया l². 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो इसका मतलब इस केस में जो रोटेशनल इनर्शिया है वो बराबर आ गया 1/2 ml² के. ठीक है ना. ये इसका रोटेशनल इनर्शिया याद रखना. अभी नेक्स्ट वाला जो इसी में, अब यही दोनों पार्टिकल हैं, लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन दरमियान से जा रहा है, थ्रू सेंटर जा रहा है, और अगर वही रोटेशन ऑफ एक्सिस किसी एक पार्टिकल से गुजरे तो फिर क्या होगा. जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा इट मीन्स उसको मूव कराना डिफ़िकल्ट होता है. इस वाले में आप देखो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रॉड के एंड वाली साइड पर आ गया. अब अगर इसका आपने रोटेशनल इनर्शिया निकालना है तो फिर वही आपको सम लेना पड़ेगा प्रोडक्ट्स का, और कौन कौन सी प्रोडक्ट होंगी, m का r² के साथ प्रोडक्ट होगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहला वाला पार्टिकल ये आ गया, लेट से दूसरा वाला पार्टिकल ये आ गया. तो पहले वाले पार्टिकल का मास और पहले वाले के डिस्टेंस का स्क्वायर, दूसरे वाले पार्टिकल का मास और दूसरे वाले पार्टिकल का एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. इसी तरीके से दोनों के मासेस तो बराबर हैं, m आ गया. अब आप नोट करो ये जो पार्टिकल है तो खुद एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्सिस से तो इसका कोई फासला है ही नहीं. जब इसका एक्सिस से कोई फासला नहीं है तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले पार्टिकल का मास भी m है, और उसका एक्सिस से फासला अब किसके बराबर हो गया, l के. इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा l का स्क्वायर. 0 का स्क्वायर 0, और m से 0 मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या होगा, बहरहाल
ml² आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, 0 से मल्टीप्लाई होके तो आंसर आ गया ml²। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² है और पिछले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था हाफ ऑफ ml²। दूसरे वाले का कितना था? दूसरे वाले का हमारे पास था हाफ ऑफ ml², जो इस बात को जाहिर करता है कि इसको जो रोटेट कराना होगा वो आसान होगा और इसको जो रोटेट कराना होगा वो मुश्किल होगा, क्योंकि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आ रहा है पहले तो आप खुद देख लो गौर से। इसका रोटेशनल इनर्शिया जो है ना, ये वाला रोटेशन एक्सिस थ्रू द एंड, यानी कि जो हमारा केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 2 का आंसर है, ये केस नंबर 1 का आंसर है। केस नंबर 2 के आंसर में हाफ नहीं है, केस नंबर 1 के उसमें जो है वो हाफ मौजूद है। इसका मतलब ये छोटा आंसर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो केस नंबर 1 का आंसर है वो छोटा आ रहा है केस नंबर 2 के आंसर से, सही है। और जिसका आंसर ज़्यादा आता है उसको घुमाना मुश्किल होता है। इट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और ज़्यादा का मतलब उसको जो घुमाना होगा वो मुश्किल होगा। और आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसी तरीके से। एक रॉड के 2 सिरों के ऊपर कोई पार्टिकल को बांधो और देखो कि दरमियान से घुमाना आसान है कि कॉर्नर से घुमाना आसान है, अपने आप बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ और भी मिसालें हैं हमारी बुक के अंदर, उसको भी समझ लेते हैं। कुछ वेरियस बॉडीज़ हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना है विद सम एग्जांपल्स। अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है, बिल्कुल ठोस सिलेंडर है, अंदर से भरा हुआ है, उसका अगर आपको मालूम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फार्मूला है 1/2 mr²। ठीक है, m क्या है? m इसका मास है और r रेडियस होता है इधर से लेके इधर तक का फासला। ठीक है, ये r होता है। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल सपोज करके सॉल्व कर लेते हैं ना। लेट से हम सपोज कर लेते हैं एक सिलेंडर है, उसका रेडियस सपोज कर लेते हैं बराबर 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, और इसका जो मास है m, उसको सपोज कर लेते हैं बराबर कितना कर लें, 1 kg कर लेते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम का है और उसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। अब किसी मटेरियल का होगा, बहरहाल ऐसे ही सपोज कर लिया। या चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अभी क्या कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर सॉल्व कर लेते हैं। r बराबर है 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करेंगे, यह आ जाएगा 0.01 मीटर्स। तो रोटेशनल इनर्शिया आता है 1/2, m की जगह पर आएगा 1 और इसकी जगह पर आ जाएगा 0.01। तो 0.01 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 0.01 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा बराबर 0.005 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब इसका रोटेशन इनर्शिया इतना होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यूनिट पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि पता है आपको मास का यूनिट किलोग्राम होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर। सेकेंड एग्जाम्पल एक हॉलो सिलेंडर की कर लेते हैं। हॉलो सिलेंडर जो है ना अंदर से खाली होता है, भरा हुआ नहीं होता। और जब भी सिलेंडर हॉलो होता है तो वहाँ पे 2 रेडियस बनते हैं। एक रेडियस होता है सेंटर से लेके ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसका, जिसको ए कह सकते हैं, और एक हो सकता है बाहर वाले का जिसको बी कह सकते हैं। कोई पाइप टाइप कुछ समझ लो, ये दरमियान से खाली सा कुछ है और जो भी इसका मास है वो m हो जाएगा। अब अगर उसी मिसाल को यहाँ पर देखते हैं तो मास जो है वो हमने 1 kg सपोज किया था। ठीक है ना, समझ लेते हैं अब एक खोखला सा है, मास उतना ही है, 1 किलोग्राम का ही है। ठीक है, और जो बाहर वाला रेडियस है जिसको बी से शो कर रहे हैं वो मैंने सपोज किया था 1 सेंटीमीटर के बराबर, और ये जाहिर सी बात है उससे कुछ कम ही रख देते हैं, इसको कर लेते हैं 0.8 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, उस सॉलिड सिलेंडर का या इस हॉलो सिलेंडर का। कन्वर्जन ज़रूरी है, डायरेक्टली डिवाइड बाय 100 करके कर लो। 1/2 m की जगह पर आ गया 1 और a का स्क्वायर 0.8 डिवाइड बाय 100 ये आ जाएगा 0.008। ठीक है, और जब 1 को डिवाइड कराएंगे 100 से तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है ना, तो वैल्यूज पुट करें। a का स्क्वायर हो गया हमारे पास 0.008 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास 0.01 का स्क्वायर। स्क्वायर करके ऐड करके हाफ कर लेना है
0.008 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, तो फाइनली उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.005032। ठीक है, ये आ गया आई और ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बराबर। तो देखा जाए दोनों में से जो सॉलिड सिलेंडर है उसका आंसर 0.005 आ रहा था एग्जैक्ट, और इसका जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इसको घुमाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर इतना मास और इतना रेडियस वगैरह नज़र आ रहा है तो। ठीक है, एक और एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, एक स्फीयर की। एक स्फीयर है, ठीक है बस, और वो स्फीयर जो है उसका फार्मूला है 2/5 mr²। ठीक है ना, कोई भी मास और रेडियस हो सकता है, तो हम एक स्फीयर सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज कर लेते हैं रेडियस बराबर है लेट से 2 सेंटीमीटर के, और जो मास है वो सपोज कर लेते हैं 1.5 kg के। देखते हैं इसका रोटेशनल इनर्शिया कितना होगा। 2/5 और ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 और r का स्क्वायर, r यानी कि 2 डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.02, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02 का स्क्वायर। 0.02 का स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर किया और फिर उसको मल्टीप्लाई किया हमने 1.5 से, केजी में ही था, और देन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 5। ये आंसर आएगा हमारे पास 0.00024 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये है रोटेशनल इनर्शिया इसका, यानी कि एक सॉलिड स्फीयर का, एक स्फीयर है, भरा हुआ स्फीयर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर सकते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का। और आज का हमारा लेक्चर भी इतना ही था। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।